है यूपी में आज से योगीराज 2.0 की शुरुआत हो गई है और योगी की शपथ और यूपी में विकास का अग्निपथ तैयार हो चला है। यूपी में जीत दमदार रही और योगी की शपथ कह सकते हैं जिस तरीके से की गई वो बेहद शानदार रही और दूसरी बार ताज योगी के सिर पर सज गया है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और राज्यपाल आनंदीबेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। 52 मंत्रियों ने आज योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ ली, जिनमें 18 कैबिनेट मंत्री, उनमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। 14 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, 20 राज्य मंत्री जिन्होंने शपथ ली है। राज्यपाल ने सभी को शपथ दिलाई है और ये जो तस्वीर आज लखनऊ से नजर आई, उस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए की ताकत भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद थे। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर और केंद्र के कई नेता कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जहां बीजेपी राज करती है, मुख्यमंत्री मौजूद रहे। संगठन से जुड़े बड़े नेता मौजूद रहे और आज 2024 के रोड मैप के तौर पर, आगाज के तौर पर इस शपथ ग्रहण समारोह को देखा जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए, दोनों डिप्टी सीएम भी साथ लाए और ऐसे ये प्रोग्राम भव्य से भव्यता की तरफ बढ़ता ही चला गया। हालांकि इस दौरान कुछ चेहरे ऐसे जरूर रहे जिनको दोबारा मौका मिला, जिनमें केशव प्रसाद मौर्य जो चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर से उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आज भी लोग अच्छा करेंगे क्योंकि देखिए माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हैं बहुत ही जमीनी नेता हैं और उन्हीं ने जो है बहुत ही कैंट विधानसभा में मलिन बस्तियों में बहुत काम किया है और हम लोग को बहुत खुशी है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और हम लोग बहुत खुश हैं आज के दिन की वो इस योग्य थे और उनको जो है ब्रजेश पाठक जी। तो अलग अलग नेताओं के समर्थक उनके बारे में बताते हुए, नारेबाजी करते हुए हमारे सहयोगी और यूपी ब्यूरो हेड ज्ञानेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी, कई चेहरे ऐसे जिनको रिपीट किया गया, लेकिन 20 के आसपास चेहरे ऐसे जिनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर बात चाहे दिनेश शर्मा की हो, श्रीकांत शर्मा की हो या फिर मोहसिन रजा की, और ऐसे कई नाम हैं। जो कैबिनेट आज बनाई गई है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये 2024 का रोड मैप? बिल्कुल, देखिए इसमें से जो आपने नाम बताया है कि इसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम नदारद रहा, श्रीकांत शर्मा, मोहसिन रजा, उसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह जो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर भी सामने आते रहे। तो ऐसे में ये नाम हटना और इसके जगह पर नए लोगों यहाँ पर शामिल हुए हैं, कई सारे नए चेहरे। और पिछली बार के जब जैसे ही चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले ही 3 कैबिनेट मंत्री, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह सैनी और तारा सिंह चौहान, इन्होंने पार्टी तोड़ दी थी, विद्रोह का बुगुल फूंक दिया था। तो आप उसके बाद से इस बार जब चुनाव हुआ तो उसमें 11 मंत्री भी हार गए थे। तो इसमें से केशव प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी के लिए बड़ी उपयोगिता है जातीय समीकरणों के लिहाज से और उसके अलावा संगठन के लिहाज से। तो केशव प्रसाद मौर्य को हारने के बावजूद फिर से उनका भरोसा जताया गया है। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी भूमिका उनकी तय की गई, फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन डिप्टी सीएम के दूसरे चेहरे के तौर पर एक बड़ी चौंकाने वाला फैसला हुआ। ब्रजेश पाठक हालांकि लोकप्रिय और कद्दावर नेता रहे हैं बीजेपी में, लेकिन विधि मंत्री थे, लेकिन इस बार उसका एलिवेशन हुआ, उसको डिप्टी सीएम बनाया गया दिनेश शर्मा को उनकी जगह पर। तो दिनेश शर्मा संगठन में अब भेजे जाएंगे क्योंकि संगठन में भी अभी स्वतंत्र देव सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर आ गए हैं, वो सरकार में शामिल हो गए हैं। जाहिर सी बात है वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली रहेगा। तो प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर अब दिनेश शर्मा का भी नाम चलेगा और उसके अलावा भी तमाम कुछ और चेहरे हैं जो संगठन में पहुंचेंगे और संगठन में उसको माना जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी जा सकती है। और बाकी अगर चेहरों की बात की जाए तो चाहे असीम अरुण हो, AK शर्मा पूर्व IAS अधिकारी हैं, उनकी भी कैबिनेट में यहाँ पर ताजपोशी ये बताने के लिए काफी है कि ये योगी सरकार का मंत्रिमंडल, ये 273 की जो जीत है, प्रचंड बहुमत की है, उसकी तो
एक उसकी झलक दिखाई दे रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा कहीं अस्त अगर दिखाई दे रहा है तो आगामी 2024 की चुनावी चुनौतियां, उनका अस्त दिखाई दे रहा है, जिससे तमाम जाति और क्षेत्रीय संतुलन है, समीकरणों को साधा गया है। और ये देखा गया है कि कोई भी वर्ग, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी कोशिश की थी पहले से ही, एक तरीके से 2014 के बाद से ही नान यादव ओबीसी और नान जाटो दलित, लेकिन इस बार असीम अरुण और तमाम दूसरे जो जाटो नेता है उसको भी प्रमोट किया गया। और ये ठीक है ज्ञानेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी जुड़ गए हैं, वो वहां पर मौजूद हैं। सुधांशु माथुर जी, दो सवाल। पहला तो ये कि सिर्फ 2 ही उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो क्या इसको केंद्र के आगे योगी की जीत माने? और दूसरा है कि 20 मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया गया, क्या इसे 2024 के लिए एक ऐसी रणनीति माने जिसमें सोशल इंजीनियरिंग भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिसमें वो रोड मैप जो केंद्र तक पहुंचा दे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वो मंत्रिमंडल का गठन 2024 को लेकर हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि इसके अंदर सोशल इंजीनियरिंग है वो पूरी नजर आती है। हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर समुदाय को जो है इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि ये एक काफी, मैं कह सकता हूँ कि यंग मंत्रिमंडल है, क्योंकि इसके अंदर पिछले काफी जो मंत्री थे, जो कद्दावर नेता थे, उनको इस बार जगह नहीं दी गई है। तो ऐसा भी माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों को जो है, जो पिछले मंत्रिमंडल में थे, उनको जगह नहीं मिली, तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनको 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, जैसे श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री थे, और उसके बाद अमित शाह कैंप के सबसे जो है मजबूत जो है वो दावेदार माने जाते थे, लेकिन श्रीकांत शर्मा को जो है वो इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं देकर शायद इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चूंकि मथुरा और का जो है अब भारतीय जनता पार्टी जो है मथुरा को लेकर जो शायद कोई ना कोई आंदोलन छेड़ेगी, और उसके अंदर जो श्रीकांत शर्मा उसकी अगुवाई कर सकते हैं, क्योंकि श्रीकांत शर्मा पिछली बार मथुरा से ही जो है न सिर्फ विधायक थे बल्कि उसी कोटे से वो मंत्री भी थे। तो इसी तरह से सिद्धार्थ सिंह है, इसी तरह से आशुतोष टंडन है, इसी तरह से सतीश महाना है, इसी तरह से दिनेश शर्मा है। तो एक लंबी फहरिस्त है कि जिसमें वरिष्ठों को जो है फिलहाल जो है वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है, लेकिन जो जानकारों का मानना है कि या तो इनको 2024 के हिसाब से एकोमोडेट किया जाएगा, और या फिर इनको संगठन के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देश की राजनीति का जो मुख्य रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से निकलता है, और उत्तर प्रदेश ही जो है वो 2024 के लिए अब भाजपा का अगला लक्ष्य होगा। मुझे लगता है कि ये एक काफी सदावा मंत्रिमंडल है, और इसके अंदर योगी को भी जो है काम करने का काफी फ्री हैंड मिलेगा। वो इसलिए भी मिलेगा कि नई एक पूरी टीम है जिसको योगी न सिर्फ जो है अपने हिसाब से मोल्ड कर सकेंगे, बल्कि जो पार्टी की और संगठन की जो योजना है उसके हिसाब से उन लोगों को काम भी करवा पाएंगे। जी तो सुधांशु जी, इसको इस तरीके से देखिए कि जिन 20 मंत्रियों के पत्ते कटे हैं, जिनमें सिद्धार्थनाथ सिंह है, श्रीकांत है, सतीश महाना है, मोहसिन रजा है और भी काफी ज्यादा हैं, क्या वो 2024 की तैयारी के लिए अभी से मैदान में नजर आएंगे और चाहते नहीं मोदी की ज्यादा योगी कैबिनेट में उस वक्त फेरबदल हो, मौका मिले नेता को अपने मंत्रिमंडल में ज्यादा वक्त तक काम करने का? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि चूंकि 2022 के अंदर मंत्रिमंडल का गठन हुआ और 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो 2 साल के अंदर मंत्रिमंडल में फेरबदल करना कतई जो है वो शुभ संकेत नहीं होते राजनीति की चौसर के ऊपर। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली वो संगठन में जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की नीतियां वो जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर अच्छी तादाद में सीटें जीतकर और केंद्र में जो है वो नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री के पद। सुधांशु जी, क्योंकि पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा डैमेज हुआ किसान आंदोलन के बाद, और इस कैबिनेट में 52 में से 23 मंत्रियों का पश्चिमी यूपी से होना, क्या यह माने कि उनके जरिए उस डैमेज को 2024 तक पूरे तरीके से कंट्रोल करने की रणनीति? पूरे चुनाव जब विधानसभा चुनाव हो तो उससे पहले एक ही आकांक्षा जो है वो जताई जा रही थी कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश
जो कि देश का शुगर बाउल भी कहलाता है और सबसे ज्यादा गन्ने की खेती होती है, सबसे ज्यादा गन्ना किसान इस क्षेत्र के अंदर है और यहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों ही किसान और गन्ना पर आधारित होती है। तो चूंकि जो एक लंबा आंदोलन चला, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लिया, तो ये माना जा रहा था कि कहीं चुनाव के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को मेजर डेंट नहीं हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर अपना परचम लहराया और जितनी भी आशंकाएं थी उन सबको निर्मूल साबित किया, उससे लगता है कि चूंकि 2024 से 2 साल बाद एक बड़ा लक्ष्य है और पश्चिम उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने पहले कहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश न सिर्फ हरियाणा से जुड़ता है बल्कि राजस्थान से भी जुड़ता है, दिल्ली से भी जुड़ता है, तो 3 से ज्यादा राज्यों को वो प्रभावित करता है। इसलिए उस क्षेत्र को ज्यादा मंत्रिमंडल में स्थान देकर ये जताया गया है कि जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो है वो लोगों के साथ है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग ये ना समझे कि चूंकि यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया था तो उनके साथ जो है दो भाव किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शायद यही संदेश दिया गया है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ है। एक और सवाल यह भी बनता है कि जिस तरीके से कैबिनेट गठन किया गया, आपको क्या लग रहा है, केंद्र की ज्यादा चली है या फिर योगी की ज्यादा चली और योगी को एक तरीके से संघ के समर्थन के साथ फ्री हैंड दिया गया अपनी कैबिनेट को अपने अंदाज में डिजाइन करने का? देखिए, मैं ये कहूंगा कि 50-50 है। 50-50 इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से नए चेहरों को जो है वो जगह दी गई है, तो इसमें ये माना जाना चाहिए कि ये नए चेहरे ज्यादातर वो हैं कि जिन्होंने संगठन में रह के काम किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि संगठन में जिन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और इसी तरह से केशव प्रसाद मौर्य की जिस तरह से ताजपोशी हुई, वो ताजपोशी साफ संकेत देती है कि ताजपोशी केंद्र की जो है वो सहायता से हुई। क्यों? क्योंकि मंत्री चुनाव परिणाम आने के बाद और मंत्रिमंडल गठन से पहले लगातार इस बात को लेकर जो है वो चर्चा जोरों पर थी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने जो है इसके ऊपर पूरी तरह से जो है वो अपनी मोहर लगाई और उन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मौर्य संप्रदाय एक बड़ा वोट बैंक और केशव प्रसाद मौर्य उस 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया था तब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और ये माना जा रहा था कि 325 का जो प्रचंड बहुमत 2017 में आया था उसमें केशव प्रसाद मौर्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो 2022 के अंदर आके अगर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाए तो चुनाव हारने का भी कारण दिया गया कि क्योंकि वो पूरे प्रदेश में घूम रहे थे इसलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाए। बहरहाल वो खुद जो है एमएलसी और एमएलसी कोटे से भी उनको जो है वो मंत्री बनाया जा सकता था। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की चली और केंद्र सरकार ने उनकी ताजपोशी कराई थी। एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि आज जिस तरीके से एकजुटता बीजेपी ने दिखाई वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर कि बीजेपी पूरे तरीके से आगामी चुनाव के लिए तैयार, क्या ये खंड खंड विपक्ष के लिए एक संदेश है कि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो मुकाबला ना के बराबर है? देखिए विजेंद्र, विपक्ष के लिए तो सबसे बड़ा संदेश यही था कि जब 10 मार्च को परिणाम आए और 11 मार्च को नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए और उन्होंने साफ जता दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और अन्य राज्यों के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, तो संदेश तो वहीं से ही चला गया था। तो अब आज जो एकजुटता दिखाई गई, जिस तरह से हमने देखा कि भारी संख्या में यहाँ पर जो है वो कार्यकर्ता पहुंचे और पूरा स्टेडियम जो है वो बिल्कुल भगवा हो रहा था, देश का बड़ा जो है वो हर्ष का सा माहौल हो रहा था। तो यहाँ पर संगठन और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और यही एकजुटता मंच पर भी नजर आई। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 2017 से लेकर 2022 तक का जो योगी के कार्यकाल सरकार का जो कार्यकाल था और उसके अंदर ही बताया जा रहा था कि कुछ चाहे धड़ेबाजी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज मंच पर जो एकजुटता दिखाई गई और न सिर्फ मंच पर बल्कि मंच के सामने जो जितने भी कार्यकर्ता और संगठन के जो है संगठन मित्र पदाधिकारी सब पहुंचे, तो उसका हिसाब है कि लोग भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए कमर कस चुकी है और ये विपक्ष के लिए जो है अभी से ही चुनौती है। अब ये देखना होगा कि विपक्ष इन सारी तस्वीरों को स्क्रीन पर ही देखता है, टीवी पर देखता है या उसको कुछ जो है वो चुनौती लेकर मैदान में भी उतरता है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। जी, आपको क्या लग रहा है सर, क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कॉमन सिविल कोड की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया, आपको लगता है कि दूसरा
जो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वो यूपी के अंदर किया जाएगा, क्योंकि चाहती तो केंद्र भी है कि देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो, लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। आपको लग रहा है कि अब जहां जहां बीजेपी जीतेगी एक माहौल तैयार करेगी ताकि उस नब्ज को टटोला जा सके कि इसको 2024 में छूना है या नहीं छूना है? अंदर आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है हिंदू और हिंदुत्व के जो है वो मैसेज के लिए जाने जाते हैं। उनका एजेंडा हमेशा हिंदू और हिंदुत्व रहा है। हालांकि उन्होंने कभी भी खुले मन से यह नहीं कहा कि वो किसी अन्य जातीय या संप्रदाय या समुदाय से बैर रखते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि सबको साथ लेके चलते हैं, लेकिन उनका एजेंडा हमेशा हिंदू और हिंदुत्व को लेकर होता है। जैसे कि आपने बात करी कि कॉमन सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड से आवाज होती है, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है वो भाई भाई है। पहले एक थे, अब जो है वो विभाजन के बाद 2 राज्य बने। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का देश के राज्यों में जो है अपनी सत्ता आ रही है, तो उससे वो हर तरफ से जो है मुझे लगता है इस तरह की आवाजें अब बुलंद होंगी। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस समय फुल कॉन्फिडेंट है। जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब वो जो है उनको मैनिपुलेशन के तहत लाया गया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। मनोज सिन्हा थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, अन्य भी लोग थे। लेकिन जिस तरह से उनकी ताजपोशी हुई और उन्होंने एक जो है वो एजेंडा लेके, यानी कि केंद्र सरकार का, पार्टी का और संगठन का एजेंडा लेके जिस तरह से 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, अब वो फुल कॉन्फिडेंट है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में जो योगी आदित्यनाथ है, तो सरकार और न सिर्फ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, बल्कि संगठन के जितने भी उद्देश्य हैं, जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी योजना है, उनको लेके आगे जाएंगे। और उसमें एक कॉमन सिविल कोड भी एक मुद्दा हो सकता है। विजय, आपको लगता है सर, क्योंकि आज 7 बजे कैबिनेट की बैठक योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, शुरुआत किसी कठोर फैसले के साथ होगी? ये संभव है कि जैसे मैंने भी आपको पहले भी कहा कि योगी आदित्यनाथ मैसेज देने के अंदर जो है वो काफी माहिर माने जाते हैं, और वो अपने मैसेज की राजनीति से ही जो है वो विपक्षियों को चारा निश्चित कर देते हैं। तो आज क्योंकि जो है मंत्रिमंडल में गठन हो चुका है, तो आने वाला जो समय है वो उत्तर प्रदेश के लिए काफी ये माना जा सकता है कि काफी शुभ होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान भी न सिर्फ विपक्षियों को चेताया था, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनती है, हम लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करेंगे, किसानों के हित में और काम करेंगे, आम जन की जो समस्या है उनको सबसे पहले जो है वो सुलझाया जाएगा। तो मुझे लगता है जनहित में, किसानों के हित में और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है पहली कैबिनेट बैठक के अंदर कुछ सख्त निर्णय आ सकते हैं। सर, क्योंकि इस तरीके के प्रोग्राम जब होते हैं तो नारे किसके लिए लग रहे होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। ज्यादा शोर मोदी को लेकर या योगी को लेकर? देखिए, मैं ये कहूंगा कि इस बार जो है संतुलित नारे लगे। जैसे मोदी मंच पर आए तो चारों तरफ जो है वो मोदी का जो है वो उद्घोष था, और उससे पहले जब योगी पहुंचे तो योगी को लेकर भी जो है यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो काफी जो है वो खुश थे, और उन्होंने जमकर जो है नारेबाजी भी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये सिकंदर की जितने भी नारे लगे वो ज्यादातर देश को लेकर लग रहे, और वो जो है भारत की एकता को लेकर यहाँ पे नारे लगे। और इससे साफ संदेश जाता है कि जो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी जो अपना हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको लेकर जो आगे बढ़ना चाहती है, उसके अंदर उसका जमीनी कार्यकर्ता भी अब तैयार हो रहा है। क्योंकि जमीनों के ऊपर जब नारे दिखते हैं तब ये एहसास होता है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन अपनी नीति को किस तरह से जमीनी स्तर पर जो उतारना चाहता है। तो आज का जो नजारा था वो न सिर्फ पूरा स्टेडियम भगवा में था, बल्कि देशभक्ति के नारों से भी जो है वो गुंजायमान था। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है, उसका जमीनी कार्यकर्ता जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए न सिर्फ जो है वो वचनबद्ध है, बल्कि उसके लिए पूरी मेहनत भी कर रहा है। बिल्कुल सुधांशु सर, क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। क्या आपको लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य के पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किया जाएगा या वही पोर्टफोलियो वापस समा दिया जाएगा, और ब्रजेश पाठक को क्या जिम्मेदारी मिल सकती है? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य का मंत्रिमंडल में उसी पद पर वापस आना। महत्वपूर्ण ये नहीं कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती। पिछली बार उनके पास पीडब्ल्यूडी जो है वो विभाग था, और ब्रजेश पाठक के पास जो है वो लॉ मिनिस्ट्री थी। तो मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक का जो है वो प्रमोशन हो सकता है, और ऐसी भी संभावना है अभी कुछ देर बाद जो है जब पोर्टफोलियो सामने आएंगे
तो इस चीज का भी खुलासा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य के जो है मंत्रालय में शायद कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंदर विकास का मुद्दा उठाया, और हम सब भी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के अंदर विकास जो है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से ज्यादा होता है, क्योंकि चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे हाईवेज का जाल हो, चाहे अन्य तरह के जो कंस्ट्रक्शन हो, वो सब पीडब्ल्यूडी करता है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने काफी बेहतर काम किया था, और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे के अंदर या विकास के अपने एजेंडे में सड़कों का जाल बिछाने को या हाईवेज बनाने को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत की थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनके मंत्रालय के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, लेकिन ये सब चीजों का पटाखे अब से कुछ देर बाद हो जाएगा जब सभी को पोर्टफोलियो बांटे जाएंगे। विजय, बिल्कुल सुधांशु जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।